Good afternoon and welcome. Good afternoon and welcome to this session of Virtual Classroom Project. It's a web initiative of Department of Geology, Government VYT PG Autonomous College, Durg. In today's session, we are going to discuss classification of faults, and we have with us Dr. Vikas Vankar from Department of Geology, Government VYT PG Autonomous College, Durg. So welcome, sir. Welcome to this session of Virtual Classroom Project. And let us discuss the types of faults, various types of faults. Before we start discussing the types of faults, let us recapitulate our understanding regarding the term fault. तो फॉल्ट के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सर, फॉल्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि फॉल्ट क्या होता है? जी सर, ये एक वैसे तो इसे हम लोग एक विक जोन के नाम से समझते हैं सर, कि किसी भी रॉक्स या स्ट्रेटा के बीच में जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वहाँ पर किसी एक्टिविटी के कारण, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है या ग्रेविटी के कारण उसमें कभी कभी इसमें जो क्रेक डेवलप होते हैं, फिर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं जो टोटल उस रॉक को दो अलग अलग ब्लॉक्स में सेपरेट कर देते हैं, और उनके बीच में जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो इसको हम लोग एक फॉल्ट का नाम देते हैं जो जियोलॉजी के वर्ड टर्मिनोलॉजी में, और ये एक किसी प्लेन के अलॉन्ग ही होती है सर। ऐसे जो किसी प्लेन के अलॉन्ग जब डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम लोग इसको एक फॉल्ट कहते हैं, और इसके भी बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर भी 2-3 डेफिनेशंस आप देख सकते हैं सर। हाँ, तो मतलब मूलभूत रूप से फॉल्ट वो प्लेन है जिसके अलॉन्ग कोई दो ब्लॉक्स रॉक के म्यूचुअली डिस्प्लेस होते हैं या कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। जी सर। और ये ब्रिटल डिफॉर्मेशन का एक प्रकार इसको माना जाता है। साथ ही साथ ये जो फॉल्ट्स हैं ये बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकारों तक हो सकते हैं, है ना? तो चलिए इसी बात को एक बार और अभी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है जिसे स्लिप कहा जा रहा है। तो स्लिप से तात्पर्य होता है कि कुछ मूवमेंट हमको किसी प्लेन के अलॉन्ग देखने को मिलता है तो उसको हम लोग स्लिप के नाम से जानते हैं। तो ये जैसा कि आप इस फॉल्ट में देख पाएंगे कि इसके अंदर जब हम इसका मूवमेंट देखते हैं तो ये स्लिप हमको एक बहुत अच्छे से इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसके आगे अब अभी हम लोग और बात करते हैं। तो फॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में सर कुछ बताएंगे क्या? जी सर, ये क्लासिफिकेशन फॉल्ट के जैसे बाकी सारे चीज़ों के जो क्लासिफाई किए जाते हैं इसमें भी बहुत सारे ऐसे वेरियस जो क्लासिफिकेशन की तरह फॉल्ट के भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो कि मेन जो है 2 बेसिस पे इसका किया गया है। एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन है और दूसरा है जियोमेट्रिक। जेनेटिक में उसके जो जेनेसिस से इसका कोरिलेट करके उसमें बताया गया कि किस जगह पे कैसे कंडीशन जो होंगे वहाँ पर वो जो फॉल्ट है वो पाए जाते हैं सर अलग अलग जगह में। और वैसे ही जियोमेट्रिक में उसके जो कुछ एंगल्स हैं उसके, या तो ज्योमेट्री से जो ज्यामितियाँ होती हैं उससे उसको कोरिलेट करते हुए इसको क्लासीफाई किया गया है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन, यहाँ उसका सब क्लासिफिकेशन देख सकते हैं सब 3 इसमें डिवाइड किए गए हैं, जो कि नॉर्मल, रिवर्स और स्ट्राइक्स में फॉल्ट 3 टाइप के इसमें
बांटे गए। इसके अंदर में भी फिर और कुछ कुछ सब क्लासिफिकेशंस आते हैं। और उसके बाद जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन, ये 4-5 उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो कि उसके एटीट्यूड्स हैं, और उसके जो स्लिप जो होते हैं, तो नेट स्लिप जो होता है उसके बेसिस पे भी बताया गया कि कितने नेट स्लिप के और किस तरीके से नेट स्लिप उनके डायरेक्शन के साथ में थोड़ा सा उसकी बात की गई है। और डिप एंगल जो है अलग अलग एंगल से भी हो सकते हैं, तो उनके बेस पे भी इसको बताया गया है। और अपेरेंट मूवमेंट जो होते हैं जो ब्लॉक्स के, तो उनको भी लेके क्लासीफाई, इसका सब क्लासीफाई किया गया है जो जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन में। और बहुत सारे अलग अलग, इसके अलावा अगर कुछ बच जाते हैं तो अलग अलग उसको पैटर्न जो कॉमन कहीं कहीं पर और वो सेम टाइप से दिखाई देते हैं, तो उन कॉमन पैटर्न्स को भी लेते हुए लास्ट में एक और क्लासीफाई इसको किया गया है। बहुत सुंदर। तो ये दो ब्रॉड जो अप्रोचेस हैं, जेनेटिक क्लासिफिकेशन और ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन, और उनको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक क्लासिफिकेशन में ये नॉर्मल फॉल्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सर, नॉर्मल फॉल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मल फॉल्ट जो होते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये दो तरीके से इसमें हम लोग एक देख सकते हैं। तो अगर किसी जगह पर रॉक जो है, अगर मान लो थोड़ा उसके जो बेस जो है अगर उतने मजबूत ना हो, तो वो ग्रेविटी के कारण डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं इसमें। अंडर द ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है किसी ब्लॉक का। अगर अगर जैसे बैलेंस ना हो, एक तरफ अच्छे से उसका बेस जो है अच्छा हो और एक तरफ थोड़ा लूज हो, तो ये रिलेटिव इसमें भी इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेविटी के कारण नॉर्मल फॉल्ट कभी हो जाते हैं। और दूसरा है टेंसाइल फोर्स जब लगते हैं कभी, और दो अलग अलग डायरेक्शन से उसमें खिंचाव हो रहा है, यानी प्लेट जो है वो किसी टेंशन के कारण वो कहीं उसमें एक फोर्स डेवलप हो, और उसमें अगर वो ब्रेक होता है तो ये एक नॉर्मल फॉल्ट को वो उसको फॉर्म करता है वो। और अगर देखें तो इसमें अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉल्ट में, तो उसमें अगर दो फॉल्ट के जो एलिमेंट्स अगर बात करें, हैंगिंग वॉल और फुट वॉल, तो हैंगिंग वॉल जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे। तो जैसा ये एनिमेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आपने जैसा बताया, हैंगिंग वॉल फुटबॉल के रिलेटिवली नीचे खसकती जा रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रही है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सुंदर। अब सर, रिवर्स फॉल्ट से क्या तात्पर्य हो सकता है? जी सर, जैसा इसका नाम रिवर्स है, ऐसा फॉल्ट लगता है इसका विपरीत शायद कुछ है। जी सर, ये नॉर्मल फॉल्ट का बस विपरीत तो है ही सर, लेकिन इसमें फोर्स जो डायरेक्शन है वो एकदम ईच अदर हो जाते हैं सर, एक दूसरे की तरफ कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। और एक और खास बात है सर, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट, ये दोनों जो मूवमेंट है इनके वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा इसमें देखने मिलते हैं। और वो अगर अपन इसमें अब देखते हैं कि जो हैंगिंग वॉल है वो अपलिफ्ट के साइड में चले जाती है, क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स जब भी लगेगा तो वो एक दूसरे की तरफ आते हुए रहते हैं, और ऐसे में वो अप साइड शिफ्ट होके वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं वो, इसलिए वो उसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट के नाम से जानते हैं। और नेचुरली अगर अगर फॉल्ट होता है, जो वो नॉर्मल फॉल्ट जो ग्रेविटी के अंडर इसमें आके वो एक दूसरे से दूर जाते हुए रहते हैं, तो यहाँ ये कंप्रेशनल फोर्स के कारण ही इनके बीच का जो एरिया जो है या लेंथ जो है वो धीरे से कम होते रहता है। तो इस कारण से इसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। हैंगिंग वॉल ये ऊपर की तरफ जाता है और फुट वॉल नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क है, इसलिए हम लोग इसको रिवर्स फॉल्ट के नाम से जानते हैं। आइए अब हम आते हैं टीयर फॉल्ट, या इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और इसे ही स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, इस फॉल्ट के बारे में कुछ हमें बताएं।
अभी थोड़े देर पहले ही जैसे अपन नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट की बात की, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इसमें देखते थे। हम्म। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक किसी एक मतलब एक लेवल जो है, जो प्लेन है उसके अलोंग में यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं आपस में। जैसे हम्म। दो कुछ लकड़ियों के जो अगर पीस लें या थर्मोकोल के जो पानी में फ्लोट हो रहे हैं, तो ये हम्म। आपस में एक दूसरे के अलोंग बस मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होंगे, इसमें अपलिफ्ट अगर ना हो। और उस तरीके से यहाँ पर जो प्लेट्स हैं आपस में जब मूवमेंट होते रहते हैं, और वो किसी डायरेक्शन के कारण उसमें फोर्स डेवलप हो, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसके होना चाहिए, जैसे कपल फोर्स जो अपन बात करते हैं उस तरीके से। हम्म। तो ऐसे में जब दोनों के फोर्स जो है, जैसे कंप्रेशनल फोर्स या टेंसाइल फोर्स, इन दोनों के अलावा फोर्स के एक्सिस अगर अलग अलग हो जाए, तो ऐसे समय में हम लोग को एक हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट किसी रॉक ब्लॉक्स में दिखेगा या स्ट्रेटा में, तो वो हम लोग को जो टीयर फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ जैसे कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है, इसके जो हम्म। कॉस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते रहते हैं। हम्म। बहुत सुंदर। तो ये बातें थी जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक टर्म अक्सर यूज होती है, रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली से क्या तात्पर्य हो सकता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। रिफ्ट वैली। जी, लिफ्ट वैली जो है, अगर इसको भी हम लोग देखें, तो ये नॉर्मल फॉल्ट, दो नॉर्मल फॉल्ट को एक साथ ये दिखाता है, लेकिन ये अपोजिट साइड में रहते हैं दोनों। मतलब अगर कोई ब्लॉक जो है तीन अलग अलग भागों में टूट जाए, और उसमें से जो दो भाग कहीं दूर जा रहे हो टेंसाइल फोर्स के कारण, और अचानक से जो बीच का जो है वो स्लम्प हो जाए, नीचे की तरफ वो शिफ्ट हो जाए, हम्म। ऐसा कोई कंडीशन कहीं पर जब बनता है, तो जो स्लम्प हुआ जो भाग है वो नीचे की तरफ जब चले जाता है, तो वो एक रिफ्ट के जैसा एक पूरा एक, जैसे ट्रेंच होते हैं नालियां, उस हम्म। तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है, जिसमें दो नॉर्मल फॉल्ट हम लोगों को एक साथ देखने मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये इस टाइप से होगा, तो फिर एक लिनियर जो लिनिएशंस कुछ स्ट्रक्चर जो हम लोग को किसी अर्थ सरफेस पे या रॉक ब्लॉक्स में दिखेगा, तो ये हम लोग रिफ्ट वैली इसको कहते हैं फिर। हम्म। और इससे जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, से हम लोग हॉर्स्ट और ग्रैबन के नाम से जानते हैं। सर, इसके बारे में भी अगर कुछ आप बताएं तो। यहाँ फिर से हॉस्ट और ग्रेवन जो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, तो हॉस्ट जो है वो जो नॉर्मल फॉल्ट, दो कपल जैसे दो साथ में नॉर्मल फॉल्ट दिखे थे, वैसे ही यहाँ पर ये रिवर्स फॉल्ट का एक पेयर है, जो कि कंप्रेशनल फोर्स के कारण डबल रिवर्स फॉल्ट जो होते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर ब्लॉक्स जो है कंप्रेशनल फोर्स के कारण वो अपलिफ्ट हो जाए, और वो एक, अगर दो सेपरेट करके देखें अपन, तो दो रिवर्स फॉल्ट हम लोग को यहाँ पर दिखते हैं जब हॉस्ट ग्रेवंस की बात करें तो, सॉरी हॉस्ट की बात करें तो। और ये एक जो भाग है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसके साइड के जो दो भाग हैं वो अपने जगह पे स्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके से जब वो वेरिएशन हम लोगों को देखने मिलता है, तो ये इसको हॉस्ट के नाम से जानते हैं। हम्म। तो इनके जब बारे में हम नॉर्मल लोग फॉल्ट हो आगे। तो फिर वो हॉस्ट रहता है, और वही रिवर्स फॉल्ट के दो अलग अलग एक साथ मिलने, तो वो ड्रेवन जो है वो बना के इसको स्ट्रक्चर, अपन इस ड्रेवन के नाम से स्ट्रक्चर को जानते हैं। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि हॉर्स्ट और ग्रैबन ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जो एक साथ अपने को देखने को मिलते हैं, और उनमें खास बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो भी फॉल्ट्स हैं वो सब आपको नॉर्मल फॉल्ट्स के रूप में, उनके पेयर्स के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं।
और नॉर्मल फॉल्ट्स की पेयर्स के एक्टिविटी के फलस्वरूप ये हॉर्स्ट और ग्रेवन इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप अपने को देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम लोग ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशंस में जो अलग अलग प्रकार हैं, उनमें एक प्रकार अभी हम आपके सामने यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, वो है एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट और एटीट्यूड ऑफ एडजेसेंट रॉक्स। इनके बीच में जो संबंध है वो दर्शाने वाला जो फॉल्ट्स का अलग अलग प्रकार उसके हमको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार देख पा रहे हैं, और डिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट और ऑब्लिक फॉल्ट। तो इसमें जो चीज मुख्य तौर पर याद रखने की है वो ये है कि फॉल्ट प्लेन की स्ट्राइक डायरेक्शन का उसके एडजेसेंट रॉक बेड के साथ में क्या रिलेशन है, या उसके एडजेसेंट रॉक बेड के एटीट्यूड के साथ में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो अभी विकास सर हमको इसके बारे में समझाएंगे। विकास सर, इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये ब्लैक कलर का एक रॉक बेड हम लोगों को, इसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर के कुछ दिख रहे हैं जो डिप फॉल्ट्स है उसमें, जिसमें जिसके अलॉन्ग वो मूवमेंट जो है, फॉल्ट जो हो रहा है वो एक स्ट्राइक है और एक उसमें डिप है। जो तो जो डिप के डायरेक्शन में उसका फॉल्टिंग हुआ है, जो डिप के पैरेलल, तो वो डिप के पैरेलल जब उसका फॉल्टिंग होगा तो उसको हम लोग डिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। जो डिप के डायरेक्शन की तरफ ही वो उसके, यानी उसी के उसको प्लेन लेते हुए वो फॉल्टिंग हुआ है वहां पर। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो फॉल्ट प्लेन की स्ट्राइक डायरेक्शन है वो रॉक बेड के डिप डायरेक्शन के पैरेलल जी सर, है ना? तो स्ट्राइक इस वजह जो से डायरेक्शन है वो डिप के साथ में उसके हाँ, है। रॉक बेड के एडजेसेंट रॉक बेड के डिप डायरेक्शन के पैरेलल है, जी इसलिए सर। आपने इसको डिप फॉल्ट कहा है। जी जी जी, ठीक सर। हाँ, और स्ट्राइक इसी फॉल्ट। के, हाँ सर, इसके सेम इसमें अगर अपन बात करें तो ये स्ट्राइक डायरेक्शन जो है, और रॉक बेड का स्ट्राइक और फॉल्ट का स्ट्राइक, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है इसमें। हम्म। तब इस तरीके से जब हम लोगों को कोई ब्लॉक्स मिलेगा तो इसके जो ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग फिर एटीट्यूड का जो जो बात कर रहे हैं उसमें स्ट्राइक फॉल्ट के नाम से हम लोग इसको फिर जानेंगे। हम्म। और ये जो तीसरा प्रकार है, ऑब्लिक फॉल्ट या डायगोनल फॉल्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑब्लिक फॉल्ट या डायगोनल फॉल्ट की खास बात जो नजर आ रही है यहाँ पर, वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि उस फॉल्ट प्लेन की स्ट्राइक डायरेक्शन न तो रॉक बेड के डिप के पैरेलल है, और न ही उस एडजेसेंट रॉक बेड के स्ट्राइक के पैरेलल है। जी सर। इसलिए इसको डायगोनल या ऑब्लिक फॉल्ट के नाम से जाना जा रहा है। जी तो सर। और प्रकार ये फॉल्ट्स का है, ऑब्लिक फॉल्ट के नाम से इसको हम जी। जानते हैं। और जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं, इस चित्र में हमको डिप फॉल्ट भी दिख रहा है, स्ट्राइक फॉल्ट भी दिख रहा है, और ऑब्लिक फॉल्ट भी इसमें अपने को देखने को। तो ये जी सारे सर। प्रकार एक साथ इस एक डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं। तो सर और आगे चलते हैं, अगले क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि डिप फॉल्ट और डिप स्लिप फॉल्ट क्या दोनों एक ही चीजें हैं। तो जी सर इसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि डिप फॉल्ट और डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और ऑब्लिक फॉल्ट और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, इन दोनों में क्या अंतर आएगा। इसके पहले हम लोग पहले डिप स्लिप, स्ट्राइक स्लिप और डायगोनल स्लिप फॉल्ट को पहले समझ। तो सर इसके बारे में बताइए। सर, ये स्लिप जो होते हैं, जैसे अपन नेट स्लिप किसको कहते हैं पहले वो थोड़ा सा हम लोग को आइडिया होना चाहिए। बराबर। जैसे अगर किसी डायरेक्शन में, जैसे डिप डिप के डायरेक्शन में और उसके स्ट्राइक के डायरेक्शन में, दोनों में अगर वो कहीं मूव कर लेता है
और या तो उसके जो नीचे की तरफ जैसे नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, तो कितना जो मूवमेंट है उस प्लेन के अलोंग, हम्म जिसके अलोंग फॉल्टिंग हुई है, तो वो हम्म टोटल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग नेट स्लिप के नाम से जानते हैं। हम्म। तो उनके साथ में जब को रिलेट करके यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या डायगोनल स्लिप फॉल्ट के नाम से इसको जानते हैं। हम्म। अगर जैसे अपन ट्रांजिट फॉल्ट की बात करें, तो वो स्ट्राइक के अलावा ही बस स्लिप हो रहा है, हम्म तो वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के नाम से उसको अपन जानेंगे। लेकिन अगर कोई दो ब्लॉक्स हैं, वो किसी डिप के डायरेक्शन की तरफ अगर वो मूवमेंट हो रहा है, उसका नेट स्लिप उस तरफ आ रहा है, तब हम लोग उसको फिर डिप स्लिप फॉल्ट कहेंगे। हम्म और डायगोनल में क्या हो रहा है कि ये किसी दोनों डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, वो स्ट्राइक के डायरेक्शन को भी और डिप के डायरेक्शन को भी। तो जैसे रैक को जो बोलते हैं, हम्म उस डायरेक्शन में अगर वो जाके किसी एंगल से तीसरे और एंगल से अगर वो जाके उसका मूवमेंट हो रहा है, स्लिप हो रहा है, वो हम्म जो मूवमेंट का डायरेक्शन जो है उसका, हम्म मतलब स्ट्राइक और डिप दोनों को फॉलो करते हुए किसी अदर डायरेक्शन में वो चले गया उस प्लेन के अलोंग, हम्म। तो उसको फिर डायगोनल स्लिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं, चाहे ये रिवर्स में हो या नॉर्मल फॉल्ट में हो, ये दोनों कंडीशन में हो सकते हैं इसमें फिर। बहुत सुंदर सर। तो अभी जैसा सर ने हम लोगों को समझाया कि ये डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और डायगोनल स्लिप फॉल्ट जो है, ये मूलतः फॉल्ट प्लेन के अलोंग जो नेट स्लिप है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, उस पर आधारित है। अगर वो स्लिप स्ट्राइक के डायरेक्शन में है तो स्ट्राइक स्लिप है, अगर डिप के डायरेक्शन में है तो डिप स्लिप है, और अगर इन दोनों के अलावा किसी तीसरे डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग डायगोनल स्लिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। परंतु इसमें हम एडजेसेंट रॉक बेड के साथ में, उसके एटीट्यूड के साथ में कोई भी रिलेशन का इसमें कोई जिक्र नहीं हो रहा है, जो कि हम लोगों ने डिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट और डायगोनल फॉल्ट में किया था। तो ये अंतर हमारे विद्यार्थियों को याद रखना होगा, क्योंकि कई बार ये चीज पूछी जाती है कि डिप फॉल्ट और डिप स्लिप फॉल्ट में क्या अंतर है। तो ये सबने अभी बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों को समझाया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब ये एंगल ऑफ डिप के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है, आइए उसके बारे में हम सर से जानें। सर ये एंगल ऑफ डिप में ये असल में क्या है कि ये एक, जैसे किसी भी रॉक्स का स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा हाई एंगल अगर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, और लो एंगल में रहता है तो वो बेहतर होता है। तो उसी के आधार पे इसको क्या एंगल से उसको कोरिलेट करने का कोशिश किया गया जो डिप के एंगल से। तो हाई एंगल में अगर 45 डिग्री जो है, वेयर डिप अमाउंट इज मोर देन 45 डिग्री जो यहाँ लिखा है हाई एंगल में, तो अगर 45 डिग्री से अधिक अगर एंगल बनाते हुए कोई फॉल्ट हो रहा है, तो उसको हाई एंगल फॉल्ट के नाम से जानेंगे। और लो एंगल हो गया तो इसको लेस देन 45 डिग्री अगर जब रहा उसका जो अमाउंट ऑफ टिप जो है उस फॉल्ट प्लेन का, तब लो एंगल फॉल्ट पे कहते हैं। और यही लो एंगल फॉल्ट को फिर जो थर्स्ट फॉल्ट का जो टाइप है उस टाइप से इसको फिर अपन उसमें भी लेते हैं फिर। तो ये फॉल्ट प्लेन का एंगल ऑफ डिप कितना है उस पर आधारित ये क्लासिफिकेशन हाई एंगल फॉल्ट और लो एंगल फॉल्ट से तात्पर्य है। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द अपेरेंट मूवमेंट। तो अपेरेंट मूवमेंट, अपेरेंट से तात्पर्य है कि किस प्रकार वो दिख रहा है, मतलब वो अपीयर कैसा कर रहा है। तो अगर वो अपेरेंट मूवमेंट हमको ऐसा लग रहा है कि हैंगिंग वॉल जो है फुटवॉल के रेस्पेक्ट में नीचे गई हुई है, तो हम उसको नॉर्मल फॉल्ट बोल देते हैं। अगर हैंगिंग वॉल फुटवॉल के रेफरेंस में ऊपर मूवमेंट दिखाती हुई अपीयर हो रही है, तो उसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट। अब जो और प्रकार हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो फॉल्ट पैटर्न से संबंधित है। और इसके अंदर खास बात ये होगी कि इसमें हम किसी एक फॉल्ट की बात नहीं करेंगे, एक ग्रुप ऑफ फॉल्ट जो एक से अधिक संख्या में जब हमको फॉल्ट्स मिलते हैं,
तो उनके ऊपर आधारित ये क्लासिफिकेशन है। तो आइए एक एक करके इनको भी हम लोग समझते हैं। तो सर ये पैरेलल फॉल्ट्स के बारे में प्लीज बताइएगा। जी सर, ये जैसे कि सर हम जानते हैं कि ये बहुत सारे फॉल्ट्स का ग्रुप दो या दो से अधिक हो सकते हैं इसमें। तो ये एक ग्रुप के नाम से अपन जान रहे फॉल्ट के, और ये फॉल्ट प्लेन जो है, अगर वो प्लेन आपस में पैरेलल हो लगातार, हम्म और वो लाइन से हम लोग को अगर देखने मिल रहे हैं कुछ फॉल्ट्स एक ही जगह पे, और तीन चार फॉल्ट्स हैं और सारे प्लेन जो है एक पैरेलल उसमें आ रहे पूरे, हम्म ऐसे कंडीशन में जो सीरीज ऑफ फॉल्ट्स रनिंग मोर और लेस पैरेलल टू वन अनदर, तो करीब करीब पैरेलल हो सकते हैं, एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से नेचर में बहुत मुश्किल है कि एकदम एक बराबर पैरेलल हो सके। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो सकता है, और उस टाइप से अगर हम लोग को फॉल्ट प्लेन्स अगर लगातार मिलते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल फॉल्ट्स के नाम से जानेंगे। बहुत सुंदर। और स्टेप फॉल्ट्स के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? ये स्टेप फॉल्ट्स भी जैसे पैरेलल फॉल्ट्स अपन बात करें तो उससे थोड़ा कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो लगातार हम लोग को नॉर्मल फॉल्ट इस टाइप से मिलते जा रहे हैं। नॉर्मल फॉल्ट जो है एक जो नॉर्मल फॉल्ट, उसके बाद दूसरे नॉर्मल फॉल्ट, और वो लगातार मिलते जाएंगे तो एक साइड जो है वो पूरा डाउनवर्ड साइड या अपवर्ड साइड में हम लोग को ऐसे देखने मिलते हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं हम्म जो सीढ़ियों का आकार जैसे रहता है। और उन सीढ़ियों के नाम के कारण ही यहाँ पर हम लोग इसको स्टेप फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत बड़ा जो फॉल्टिंग कोई जगह स्ट्रक्चर है जो सीढ़ी के जैसा हम लोग को दिखाई दे, तो इसको हम लोग सीढ़ी नुमा स्टेप। ब्रंच, इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो सीढ़ी नुमा ब्रंच। तो ये स्टेप फॉल्ट्स के बारे में कुछ बात हुई। आइए एक बार और हॉर्स्ट एंड ग्रैबन को समझने की कोशिश करें। तो हॉर्स और ग्रैबन में खास बात यह है कि जैसा अभी हम लोग इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, चार नॉर्मल फॉल्ट्स हमको दिख रहे हैं। और वो नॉर्मल फॉल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि दो ब्लॉक्स हमको डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं, और उनके बीच में एक ब्लॉक जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है ये हॉर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और जो दो ब्लॉक्स डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं उनको हम लोग ग्रैबन्स के नाम से जानते हैं। तो अब अगला जो प्रकार है ये ग्रुप ऑफ फॉल्ट्स का, इसको रेडियल फॉल्ट्स के नाम से जाना गया है। सर रेडियल फॉल्ट्स के बारे में कुछ बताएं। सर ये रेडियल फॉल्ट असल में किसी नीचे से किसी प्रेशर के कारण एक सेंटर पॉइंट को लेते हुए अगर अपवर्ड फोर्स लगता है तो उसके चारों तरफ कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वो ही बाद में उसमें उसके अलोंग जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग को एक रेडियल फॉर्म पे बहुत सारे चारों तरफ एक रिंग रिंग के सेंटर से जैसे अपन जो रेडियस का अपन लाइन खींचते हैं, तो उस तरीके से उसका जो रेडियस वाली जो लाइंस है उसके अलोंग बहुत सारे फॉल्टिंग हम लोग को जब देखने मिले तो हाँ, मतलब आपके कहने का तात्पर्य है जैसे सूर्य की किरणें रेडिएट होती हैं जी सर, एक केंद्र बिंदु रेडियस। से विभिन्न दिशाओं में वो रेडिएट होती हुई दिखती हैं, इसी तरह से एक केंद्र बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जब एक रेडियल पैटर्न में फॉल्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं, जी सर, एक तो रेडियल उनको पैटर्न रेडियल में। फॉल्ट्स के नाम से हम लोग जाने, है ना? जी तो ये रेडियल फॉल्ट्स जैसा कि सर, आप। जैसे इसमें एक सर्कल दिखाया गया है उसके चारों तरफ जो एक अपन जैसे रेडियस के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हाँ, तो अलोंग द जितने रेडियस जब तो आप यहाँ पर लाइंस हम ड्रॉ ऐसे बहुत करेंगे। सारे रेडियस के ग्रुप्स हो रहेंगे, और हम्म। सारे ग्रुप जो है एक सेंटर से दूर की तरफ ऐसे जाते हुए रहते हैं, और बिल्कुल। वो फॉल्टिंग होकर डिस्प्लेसमेंट हो जाए पूरे जो हम्म। तो इस तरीके से हम लोग को ये देखने मिलेगा। रेडियल फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर सर। और अब आखिरी में हम लोग एक और ग्रुप ऑफ फॉल्ट्स की बात करने जा रहे हैं। ये एन एचेलॉन फॉल्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। एन एचेलॉन फॉल्ट्स की खास बात यह है कि जैसा कि आप ये चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये फॉल्ट्स एक ग्रुप ऑफ फॉल्ट्स हैं, और ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। और पहले फॉल्ट को दूसरा फॉल्ट ओवरलैप कर रहा है, दूसरे फॉल्ट को तीसरा फॉल्ट ओवरलैप कर रहा है।
तीसरे फॉल्ट को चौथा फॉल्ट ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये फॉल्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हमको प्रतीत होते हैं। तो ऐसे फॉल्ट्स को हम लोग NH-alon फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो सर ये कुछ प्रकार हैं फॉल्ट्स के जिनके बारे में आपने हमको जानकारी दी अभी, और ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ वेबसाइट्स का उपयोग किया गया और साथ ही साथ कुछ बुक्स को भी हमने रेफर किया है, और आशा है आप लोग भी इनका उपयोग करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रेजेंटेशन देखा और इसको समझने की कोशिश की, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स को। और भविष्य में ये श्रृंखला जारी रहेगी। हम लोग और भी अलग अलग विषयों से संबंधित चर्चा में हिस्सा लेते रहेंगे और विज्ञान के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। तो आइए हम विकास वर्णकार सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस अंशों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।